नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अभ्यास हाच मंत्र या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपण CDP-वरचे 30 क्वेश्चन पाहणार आहोत। तर चला, पहला प्रश्न है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तर ऑप्शन बघा, ए विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। आणि डी पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तर उत्तर बघायचं काय आहे, आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। तर आनुवंशिक आणि पर्यावरणाशी निगडीत बघा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तर ऑप्शन क्रमांक 1 ए। तर स्पष्टीकरण चला पाहू आपण। बघा, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सबसे अच्छा कथन यह हो सकता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे आनुवंशिकता हमें क्षमताएं प्रदान करते हैं, तो पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करती है। इसीलिए लैंडिस ने कहा है कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। म्हणजेच आनुवंशिकता काय करतात, आपल्याला विकसित होण्यासाठी क्षमता प्रदान करतात। तर इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। मग ज्या आनुवंशिक काय करते की आपल्या क्षमता ज्या आहेत त्यांना विकसित करण्याच्या प्रदान करते। तर ह्या ज्या क्षमता असतात त्यांना काय करतात की विकसित होण्यासाठी की वातावरण काय करते की त्यांना आपल्याला पोषक वातावरण निर्माण करते। तर आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति वातावरण में इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करते हैं। तर चला प्रश्न दूसरा पाहू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता बघायचं आहे आपल्याला। तर काय सांगितलं, तर नेगेटिव्ह सांगितलं, नहीं जा सकता। तर बघा, ए विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बी बच्चों अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर प्रक्रिया करते हैं। तर बघायचं उत्तर बघा, तर बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का और निर्माण का उपयोग करते हैं। आणि सी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तर नुसता अभ्यास करून अधिगम होतो का, नाही। तर नेगेटिव्हिटी इथं दिलेली आहे बघा, निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता। नुसता अभ्यास करूनच आपल्याला काय होते, हे होते का, नॉलेज मिळते का, तर नाही। तर स्पष्टीकरण बघा, सी पियाजे से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 1 विकास गुणात्मक चरणों में होता है। 2 विकास क्रमिक होता है। 3 बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं। 5 बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 6 बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है। अंत निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कही जा सकता है, बल्कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। तीसरा बघा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक ची सीमा नाही आहे। तर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ती, बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, आणि सी अहमन्यता, आणि डी अनुक्रमणीयता। तर याचं उत्तर बघा, ऑप्शन क्रमांक बी प्रतीकात्मक विचार का विकास, म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। प्रतीकात्मक डेव्हलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। तर बघा स्पष्टीकरण, बी संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न की सीमा है। तर याचं उत्तर काय येते, ऑप्शन क्रमांक बी डेव्हलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। चला प्रश्न क्रमांक 4 बघा, प्ले हॅज अ सिग्निफिकंट रोल इन डेव्हलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रिझन एक्सपेक्ट। म्हणजेच
इंग्लिश पण वाचायचं आणि हिंदीमध्ये पण. हिंदीमध्ये नाही समजलं तर तुम्ही इंग्लिशमध्ये प्रश्न रीड करायचा आणि त्याचं काय करायचं की लिंक लावण्याचा प्रयत्न करायचा. बघा, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है. म्हणजे खेळाची भूमिका काय आहे विकासामध्ये, तर वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं. बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं. यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है. डी, वे नए कौशल्य हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए. तर काय करतात, खेल यह समय बिताने का एक सुखद तरीका युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. टिंब टिंब के अलावा म्हणजेच यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है. इसके अलावा निम्नलिखित के कारणों में से खेलकूद बच्चे का विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका है. तर ऑप्शन क्रमांक सी. तर स्पष्टीकरण बघू आपण कसं येते. सी, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है. उसके अलावा निम्नलिखित कारणों से यह बच्चों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समजलं. म्हणजे खेळ हे काय आहे की आपलं वेळ घालवण्याचं एक अनुभव असतो, सुखद अनुभव असतो. त्याच्यातनं आपल्याला खेळातनं काय मिळतं की एक वेळ पण मुलांना काय होतं की आनंद मिळतो त्याच्यातनं. तर ते सोडून इतर गोष्टी पण होतात की शारीरिक म्हणजे शरीर धष्टपुष्ट बनते. इंद्रियांचं काय होतं, इंद्रियांना उत्तेजित मिळते, वाढ होते शरीराची, कौशल्याने त्याच्यात चालना मिळते. तर अशा प्रकारचं स्पष्टीकरण इथे दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मानसिक, शारीरिक आणि नैतिक विकास पण खेळातून होतो. प्रश्न क्रमांक 5 बघा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है. मुलांना विचार करण्यासाठी प्रवृत्त करते खालीलपैकी. तर क्या आप इसका उत्तर जानते हैं. सही जवाब क्या है. नंतर सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं. डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं. तर मुलांना ऑप्शन क्रमांक डी बघा. तर यामुळे काय होते मुलांना की विचार करण्याची क्षमता वाढते मुलांना. आहे बघा, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करताय. विचार की वेगवेगळ्या विभिन्न तरीकों से विचार ज्यावेळी आपण करतोय तर त्यावेळी काय करते, तर हल करण्यासाठी त्या प्रश्नाला तोडगा निघण्यासाठी विचार प्रक्रिया ही निर्माण होते. तर स्पष्टीकरण बघा, किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जा सकता है. प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का समय सबसे अच्छा वर्णन करते. प्रगतिशील शिक्षाशी संबंधित प्रश्न. ऑप्शन क्रमांक ए, सीखना परियोजना विधि सहयोगी से सीखना. बी, थीमॅटिकल युनिट्स, रेग्युलर युनिट्स, टेस्ट आणि रँकिंग. सी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ॲबिलिटी ग्रुपिंग आणि लेबलिंग स्टुडंट्स. आणि डी आहे काय, प्रोजेक्ट मेथड, ॲबिलिटी ग्रुपिंग आणि रँकिंग. तर याचं उत्तर आहे बघा, लर्निंग बाय डुईंग, प्रोजेक्ट मेथड आणि कोऑपरेटिव्ह लर्निंग. म्हणजेच काय, करके शिकणं म्हणजे एकमेकांशी शिकणं, परियोजनात्मक शिकणं आणि कोऑपरेटिव्ह लर्निंग बाय डुईंग, एखादी गोष्ट करत करत शिकणे. प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्टच्या माध्यमातून शिकणे आणि कोऑपरेटिव्ह म्हणजे सहयोगात, एकमेकांच्या परस्पर सहयोगातून शिकणे. तर ऑप्शन क्रमांक ए. स्पष्टीकरण बघा, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागी के सिद्धांत पर आधारित आहे. म्हणजे प्रगतिशील शिक्षा ही काय, सक्रिय सहभाग म्हणजे मुला एकमेकांच्या सहकार्यातून शिकतात, एकमेकांच्या बघून एकमेकांच्या म्हणजे परस्पर सहभागमुळे शिकतात. तर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के सीखने परियोजनात्मक विधि सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल प्रदान करती है. 7 नंबरचा क्वेश्चन बघू, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है. शिक्षा स्वयं ही जीवन है. बघा, प्रगतिशील शिक्षाशी संबंधित प्रश्न आहे की शिक्षा स्वयं ही जीवन आहे, हे खालीलपैकी कोणत्या उदाहरणात स्पष्ट होते. स्कूल शिक्षा के यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए. बी, तर हे म्हणजे स्कूल शिक्षा को यथासंभव जारी रखना चाहिए, हे उत्तर येऊ शकत नाही. बी, स्कूलों को आवश्यकता नहीं है
बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, हे पण नाही येणार. बघा सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, बरोबर आहे. आणि जीवन सच्चा शिक्षक आहे, तर ऑप्शन क्रमांक सी. बघा एज्युकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल अँड नॅचरल वर्ड्स, ऑप्शन क्रमांक सी. आणि स्पष्टीकरण बघा, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं. इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसातन कर सके. प्रश्न क्रमांक 8 बघा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है. कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है. उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिकता परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है. इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है. सी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है. डी, उनका विश्वास है की बच्चे नैतिक दार्शनिकता है. तर कोहलबर्गचा सिद्धांत बघा इथं खाली स्पष्टीकरण. कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, अर्थात नैतिक विकास के तीनों स्तर तथा सातों सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता तथा दृष्टिकोणों की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं. जैसे प्रथम स्तर पूर्व परस्परागत स्तर पर बालक आत्मकेंद्रित होते हैं, क्योंकि वे स्वयं के हित की दृष्टि ही नैतिक व्यवहार करते हैं, जबकि तृतीय स्तर उत्तर परस्परागत स्तर पर बालक बाह्य केंद्रित हो जाते हैं तथा वे निष्पक्ष भाव से नैतिक व्यवहार करते हैं. 9वां प्रश्न बघा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है. निकटवर्तीच्या संदर्भात बघा, उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है. उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है. सी, जिसमें एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं. डी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है. आंसर बघा ऑप्शन क्रमांक सी, स्पष्टीकरण बघा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उससे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं. म्हणजे निकटवर्ती विकासचा सिद्धांत काय, मुलं काय करतात की सहयोगाच्या बरोबरच स्वतः काहीतरी म्हणजे काहीतरी करण्याची प्रवृत्ती, म्हणजे एकमेकांच्या सहयोगातनं स्वतः देखील काहीतरी करण्याची प्रवृत्ती निर्माण करतात. दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बच्चे के क्षेत्र को निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहा जा सकता है. म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर दुसरे शब्द में बच्चा जो कर रहा है, मुलं जे करत आहेत तथा जे करण्यासाठी त्यांना क्षमता त्याची निर्माण होते त्याला निकटवर्ती विकास असे बोलले जाते. तर ऑप्शन क्रमांक याचं उत्तर आहे सी. प्रश्न 10 बघा, एक उभयलिंगी व्यक्तीच्या संदर्भात स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है. आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है. दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है. समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है. तर उभयलिंगीचा अर्थ काय, उभय म्हणजे काय, दोन लिंग असतात ज्याच्यामध्ये दोन्ही पण स्त्री आणि पुरुषांचा अंतर्भाव असतो. त्याच्यामध्ये ऑप्शन क्रमांक बी बघा, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है. ऑप्शन क्रमांक बी. 11 नंबरचा प्रश्न बघा कि बच्चे डैश डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं. मीडिया, समाजीकरण, संस्कृती आणि ट्यूशन. तर बच्चे काय करतात की लहान मुलं काय करतात की टिंब को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते ट्यूशन के द्वारा. तर स्पष्टीकरण बघा, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं. लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा निर्मित होती है, जिसमें मीडिया, समाजीकरण,
संस्कृती, समुदाय, परिवार आदी सामाजिकरण अभिकरण सहायता प्रदान करते. म्हणजे शाळेमध्ये क्लासमध्ये काय करते, मुलं मुली एकत्र शिकली जातात, त्यामुळे तिथं काय असते, लिंग भूमिका हे ग्रहण केले जात नाही किंवा तिथं म्हणजे हे केलं जात नाही की सर्व समावेशक असते. त्यामुळे स्त्री पुरुष असा काही भेदभाव केला जात नाही. तर ट्युशन हे सोडून काय, ट्युशन को छोडकर म्हणजेच शाळा किंवा ट्युशन सोडून इतर जे आहेत समाजीकरण, मीडिया, संस्कृती याच्यातनं काय होते, लिंगभेदाचे चित्रण दिसले जाते. 12 नंबरचा प्रश्न बघू. मानकीकृत परीक्षणों को की आलोचनात्मक में से एक यह है की. मानकीकृत हे आपण प्रश्न हे रिपीट होतात बघा. मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है. बी. उनकी भाषा को समझना मुश्किल है. सी. परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं. डी. वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं. तर मानकीकृतचा अर्थ काय, परीक्षणों की आलोचनात्मक. स्पष्टीकरण बघा. मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनात्मक में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं. परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्यधारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती है. ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है. तर ऑप्शन क्रमांक ए. प्रश्न बघा 13 नंबरचा. एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि. एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत. बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है. बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है. सी. पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है. प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है. तर एकाधिक बुद्धीचं काय बघा स्पष्टीकरण. एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है. हावर्ड गार्डनर ने यह कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुपर्यायी होता है. उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि यह 7 बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते. तर बुद्धी ही वेगवेगळ्या प्रकारांची असते. ऑप्शन क्रमांक बी. 14 नंबरचा प्रश्न बघू आपण. शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं. किस लिए? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में. सी. आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में. डी. बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं. तर ऑप्शन क्रमांक बी. बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति की चयन करने में. ऑप्शन क्रमांक. तर ऑप्शन क्रमांक बी. बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में. स्पष्टीकरण आहे पहा इथं. शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धता स्तर को जानने में कर सकते हैं. अर्थात सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है. प्रश्न क्रमांक 15 बघा. तर निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है. संबंधित नसलेला बघायचं है. इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है. बी. यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है. सी. यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है. यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने का उपयोग है. तर बघा नेगेटिव्हिटी इथेच आहे डी मध्ये. ऑप्शन क्रमांक डी. तर प्रश्न क्रमांक 16 बघा. बच्चों में प्रतिभाशालीता टिंब के कारण हो सकते हैं. प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांच्याबद्दल माहिती बघा. आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या. तर ऑप्शन क्रमांक बघा
प्रतिभाशाली बच्चे अनुवंशिकता आणि वातावरणाच्या बीच अंतरक्रिया करतात। बघा, बच्चों में प्रतिभाशाली अनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया के कारण हो सकती है, अर्थात वे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं जिनको आनुवंशिकता प्रगतिशील पूंजी देती है और वातावरण पूंजी को निवेश करने के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करता है। 17 नंबरचा प्रश्न बघा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ए उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, बी उनकी संस्कृति को भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, सी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, आणि डी बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करे। तर ऑप्शन क्रमांक बी बघा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है सामाजिक आर्थिक रूप से। तर ऑप्शन क्रमांक बी। प्रश्न बघा 18वां, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है क्या? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर, बी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर, आणि डी उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तर बघा, सृजनात्मक आणि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है हस्तक्षेप शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशित तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन क्रमांक ए। स्पष्टीकरण आहे बघा, पॉज करून तुम्ही वाचू शकता। 19 नंबरचा प्रश्न बघा, अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अतिसंवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तर एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सी उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तर नेगेटिव्हिटी बघा वाक्यात इथे आहे प्रश्न क्रमांक डी। तर प्रश्न 20 क्रमांकाचा बघू, अलग अलग चोट वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है की डी प्रत्यास्थी है? डिसलेक्सिक हे काय आपण लिखाणाशी संबंधित आहे बरोबर, तर ते अलग अलग सोचवाले तर येत नाही। विकलांग म्हणजे जे असतात डिसेबल, ज्यांना काहीतरी हे असतो म्हणजे काहीतरी शारीरिक व्याधी किंवा काहीतरी अपंग वगैरे असतात असे। तर प्रत्यास्थी हे रिझिलाइंट आणि सृजनात्मक हे सी। ऑप्शन क्रमांक म्हणजे क्रिएटिव्हिटी। अलग अलग सोच वाले पॅटर्न उन बच्चों की पहचान करते, तर अलग अलग सोच वेगवेगळे विचार करणारी जी पोरं असतात ती काय येतात क्रिएटिव्हिटी असतात त्यांच्यात नवीन, किंवा काय म्हणतो की सृजनात्मक असतात। ऑप्शन क्रमांक सी। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान हे करते हैं कि जो सृजनात्मक होते हैं। तर 21 नंबरचा प्रश्न बघा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकते? तर निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकते? समस्या हल करण्याची तरीकेचे वर्णन करू शकत नाही कौन से शिक्षक द्वारा? तर किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, आणि डी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण म्हणजे आस्क क्वेश्चन विथ कन्वर्जन आन्सर। कन्वर्ट करणे म्हणजे काय, त्याचा प्रति दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करून विचारणे। तर बघा हल करण्यासाठी काय करणार, कन्वर्ट। बघा ऑप्शन क्रमांक डी स्पष्टीकरण बघा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन
नहीं कर सकता है क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारित उत्तरों या मुक्त अंत उत्तरों वाले प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन क्रमांक डी। आता प्रश्न 22 बघा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तर कौन सा संवेग आहे? मेमरी स्मृती, फिअर डर, अटेन्शन ध्यान आणि स्टिम्युलस म्हणजे उत्तेजना डर। तर डर हे काय आहे? एक प्रकारचा संवेग आहे, वेग आहे, जे बघा स्पष्टीकरण बघा, संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के म्हणजे संवेग भावना असतात ज्या रोखू शकत नाही आपण। काही भावना असतात आपल्या मनामध्ये, म्हणजे भीतीची भावना किंवा एखाद्या विषयी प्रेमाची भावना, अशा ज्या भावना असतात त्या काय असतात? तीव्र असतात, त्या आपण रोखू शकत नाहीत, बरोबर। त्यांनाच म्हणतात संवेग। वेग म्हणजेच की तीव्र असतात, त्या आपण काय करतात की नियंत्रण राखू शकत नाही, तर त्या भावना असतात। बघा स्पष्टीकरण बघा, संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों के अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया की नियंत्रित से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। मैकडूगल के कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ये संवेग है डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मविभानता, एकाकीपणा, भूक, अधिकार, कृतिभाव आणि आमोद। ह्या काय आहेत? 14 प्रकारच्या काय आहेत? भावना आहेत। डर भीती ही भावना आहेत, क्रोध राग, घृणा एखाद्याविषयी घृणा निर्माण होणे, वात्सल्य आईची मुलाविषयी असलेली भावना, करुणा प्रेम, कामुकता काम ही भावना, आश्चर्य एखाद्याविषयी आश्चर्य ही भावना, अचानकपणे आपल्याला आश्चर्य वाटते, आत्महीनता अभिमान आपल्याला वाटतो, आपल्या अभिमान असलेला, एकाकीपणा ही पण एक भावना आहे, भूक लागण्याची, अधिकार, कृतिभाव आणि आमोद। तर 23 नंबरचा प्रश्न बघू, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। 3 सालच्या मुलाचं। तर निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। तर डी बघा, बच्चे का परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तर बच्चे का जवाब दूध बूथ पर दूध खरीदने के अपने अनुभव, मुलं स्वतःच्या अनुभवावरनं सांगतात, जे बघितलेलं असते त्याच्यावरनं सांगते की मुलगा तर काय म्हणते की दूध बूथ पर काय आहे की मशीनद्वारा आपल्याला काय मिळते? दूध मिळते। तर बघा 24 नंबरचा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षकाचं सर्वात चांगलं वर्णन बघा, एक कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अनुशासन म्हणजे कडक तुम्ही हे केलं तर चालेल का? नाही, बघा इंग्लिशमध्ये वाचायचं तुम्हाला समजेल। टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टंट रूल इन द क्लासरूम्स इज द मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हे डिसिप्लिन आहे का? बघा तर बी बघा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। सी पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। डी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन क्रमांक डी बघा, पूछताछ करूनच शिकणार। बघा ऑप्शन क्रमांक डी इंग्लिशमध्ये बघा, क्रिएटिंग अ रिलॅक्स्ड स्पेस वेअर चिल्ड्रन्स लर्न थ्रू डायलॉग अँड इन्क्वायरी। म्हणजेच मुलं काय करतात की एकमेकांशी संवाद साधून पूछताछ करूनच शिकतात। तर प्रश्न 25 बघू, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी कक्षा करती है? कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सकती। चूक, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके।
सी अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त में खेल के लिए बाहर लाया जा सके। डी पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचनात्मक और योजनात्मक अधिगम वाली कक्षा आहे। तर ऑप्शन क्रमांक बी बघा उत्तर आहे याचं। तर काय आहे उत्तर? ऑप्शन क्रमांक बी काय आहे उत्तर बघा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जाए। म्हणजेच क्लासरूम्स विथ ओपन ॲक्टिव्हिटी काय असले पाहिजे, खुली असायला पाहिजे मुलांसाठी, की ज्यांना जेव्हा वेळ असेल तेव्हा ती पाहू शकतात, त्याचा वापर करू शकतात। कॉर्नर्स अँड अ व्हरायटी ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर्स इन ओपन सेल्स ॲक्सेसिबिलिटी एनी टाइम ऑफ द डे। ऑप्शन क्रमांक बी। तर बघा 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तकाचं सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं। आणि डी वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। तर ऑप्शन क्रमांक ए बघा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ साहित्य में होते, म्हणजेच दे आर वन ऑफ द रिसोर्स अँड रिफ्रेश मटेरियल्स अवेलेबल्स इन द क्लासरूम। कक्षा में से उपलब्ध आणि संदर्भ साहित्य असतात। 27 नंबरचा प्रश्न बघा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। अ मानवतावाद, बी बिहेवियरिझम आणि सी कॉन्स्ट्रक्टिव्हिझम आणि डी कॉग्निटिव्ह थेरियझम संज्ञानात्मक सिद्धांत। तर ऑप्शन क्रमांक सी बघा, तर काय आहे कॉन्स्ट्रक्टिव्हिझम म्हणजेच काय की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कॉन्स्ट्रक्टिव्हिझम म्हणजे बघा स्पष्टीकरण वाचू आपण। सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षाई अनुवीक्षक आयोजित करें ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। 28 नंबरचा क्वेश्चन बघा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छे तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तर बघा ऑप्शन क्रमांक डी वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तर कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है। तर दे आस्क क्वेश्चन्स सीकिंग क्लॅरिफिकेशन्स फ्रॉम द टीचर्स, म्हणजे स्पष्टीकरण एखाद्या प्रश्नाविषयी स्पष्टीकरण प्राप्त करण्यासाठी ते प्रश्न विचारतात। 29 नंबरचा क्वेश्चन बघा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम म्हणजे शिकणे सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अधिगमसाठी काय उपयुक्त आहे? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करने विषय की व्याख्या करनी चाहिए, आणि सी कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, डी शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन क्रमांक डी बघा स्पष्टीकरण बघायचं। ऑप्शन क्रमांक डी बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है कि शिक्षक वास्तविक जीवन में स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में जे व्यावहारिक उदाहरण आहेत आपल्या जीवनात जे घडणार आहे त्याच्यावरती एकमेकांशी काय केलं पाहिजे, बातचीत केलं पाहिजे। अधिगम में सुधार मूल्यांकन का ही एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए शिक्षक बच्चे अच्छा निष्पादन कर सकते, इसके लिए यह विधि अपना सकता है।
30 नंबरचा प्रश्न बघा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसी तरह की मदद करता है? ए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में आणि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करणे. तर याचा ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक ए. ऑप्शन क्रमांक ए आहे प्रश्नाचं उत्तर बघा. अपनी बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए. ऑप्शन क्रमांक ए. अशा प्रकारे आज आपण CDP-वरचे 30 प्रश्न पाहिले. अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी लाईक, शेअर्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे प्रश्न किंवा व्हिडिओ पाहिजे असेल तर ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मी नेक्स्ट तशाच प्रकारचे तुम्हाला व्हिडिओ हिंदीचे पाहिजे असेल तर हिंदीचे सांगा, SSTचे असेल तर SST, मॅथ्स असेल तर मॅथ्सचे मी तुम्हाला क्वेश्चन अवेलेबल करून देते. थँक्यू.